चाइना एक राष्ट्र जिसके वर्चस्व की गाथा का आरंभ उसके पतन से हुआ। फिर चाहे वो खतरनाक अकाल हो या तियाननमेन स्क्वायर का नरसंहार हो या फिर वामपंथी दलों द्वारा छेड़ा गया गृह युद्ध जिसमें लाखों की संख्या में मनुष्यों की आहुति दी गई। जब से भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं, भारत के जन सामान्य में चीन के प्रति एक विरोध की भावना और भी प्रबल हो गई है। इस विरोध में निशाने के केंद्र पर हैं चीनी सामान और चीनी व्यावसायिक संस्थान। दिन भर समाचार प्रणालियों से होकर बहती चीनी बहिष्कार की खबरों से कुछ युवा इतने उत्साहित हो गए हैं कि वो तथ्यों को दरकिनार कर अपनी ही किसी मनगढ़ंत दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आज आपको वो तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी ये मानने लगेंगे कि अभी की परिस्थितियों के मद्देनजर चीन का पूर्णतः बहिष्कार या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत निकट भविष्य में यह कीर्तिमान अवश्य स्थापित कर सकता है। आज अगर हम देखें तो भारत की कुल आयात यानी इंपोर्ट का 14% चाइना से आता है। हालांकि ये उनके कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट का मात्र 3% है और उनका 97% निर्यात अन्य राष्ट्रों में जाता है। अगर हम भावनात्मक दृष्टिकोण को किनारे रखकर अर्थशास्त्री की पैनी निगाहों से देखेंगे तो हम इस बात पर एक मत होंगे कि एक झटके में लगाया जाने वाला प्रतिबंध आधुनिक भारत में सबसे बड़ी राजनैतिक तथा भू राजनीतिक भूल साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी ये स्वयं के पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। चाइना, जो आज गलवान घाटी में भारत की भूमि पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है, उसका माकूल जवाब देना सामरिक तौर पर सेना की और आर्थिक तौर पर सक्षम नागरिकों की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे कि आर्थिक तौर पर सक्षम कहा हमने, मतलब हर व्यक्ति चीनी सामानों का बहिष्कार नहीं कर सकता। उसका एक कारण हमारे यहाँ उनके दूसरे सस्ते विकल्प नहीं है। दूसरा कारण है हमारे यहाँ के इनकम लेवल जो कि काफी कम है। अभी 3 दिन पहले भारत सरकार ने कुछ चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया जिनकी कुल संख्या 59 है। इस दौरान बहुचर्चित चीनी ऐप टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके प्रत्युत्तर में चीनी सरकार के दूतावास ने प्रतिक्रिया देते हुए नियम व कानून का रोना रोया तथा इसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करने वाला बताया। बता दें कि यह वही चीन है जिसने फेसबुक, ट्विटर जैसे कई सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अपनी फायरवॉल की सहायता से प्रतिबंध लगा रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पे लगाए गए इस प्रतिबंध से बाइटडांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसे लगभग $6 बिलियन यानी कि लगभग 4,500 करोड़ का नुकसान होगा, जो कि अन्य सभी कंपनियों की कुल नुकसान से भी ज्यादा है। इसी बीच कुछ तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार भारत सरकार को चीनी कंपनी के द्वारा पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान को वापस लौटाने की सलाह देते दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं चाइनीज मोबाइल फोन्स की। तो स्थिति ये है कि भारत में बिकने वाले हर 100 में से 73 फोन चाइनीज होते हैं। मतलब कि भारतीय फोन बाजार का 73% जो चीनी फोन से भरा हुआ है और इसमें से 30% तो केवल एमआई का है। भारत की कंपनियां जो 4G सर्विस देती हैं उनमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी ZTE और हुआई जैसी कंपनियों का है, सिवाय रिलायंस जियो के, जो कि पूर्णतः साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के द्वारा बनाई गई है। अब अगर हम ऑटो सेक्टर की तरफ रुख कर लें तो वहां की स्थिति तो और भी भयावह है। चीनी विरोध की लहर देख घबराए ऑटो निर्माताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए कि यदि चीनी ऑटो उपकरण प्रतिबंधित हुए या उन पर आयात शुल्क बढ़ाया गया तो इन सेक्टर्स में महंगाई का भूचाल आ जाएगा। हमारी फार्मा सेक्टर की सच्चाई भी किसी से छुपी नहीं है, जो कि अपने 70% एपीआईज चाइना से आयात करते हैं। एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, जिनकी सहायता से दवाई बनती है। अभी इसी वर्ष कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने एक 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिससे भारत में एपीआईज बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य कारण है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की कोर ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 11, जो ये कहता है कि सदस्य राष्ट्र किसी भी अन्य सदस्य राष्ट्र से व्यवसाय या ट्रेड पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हाँ, वो शुल्क अवश्य लगा सकता है, पर एक बार आप खुद सोचिए कि अगर हम ये WTO की कोर ट्रीटी को दरकिनार भी कर दें तो क्या हम सच में अभी ऐसी स्थिति में हैं कि चीनी सामान को पूरी तरह प्रतिबंधित कर सकें? इसी प्रकार के और रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए अनकॉमन टॉक्स को सब्सक्राइब करें।